दोस्तों, आप सभी मिनिस्ट्रीज के बारे में तो जानते होंगे कि उनका कितना इंपॉर्टेंट काम होता है। उसमें से एक है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिसको हम जानते हैं मोस्पी के नाम से। अब मोस्पी के अंदर आप जानते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस है, एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, आप सभी जानते हैं अलग अलग सर्वेज इनके द्वारा करवाए जाते हैं, अलग अलग रिपोर्ट्स निकाली जाती हैं। ठीक है ना। आपका इन्फ्लेशन का डेटा हो गया, साथ ही साथ आपके जो हाउस होल्ड कंजम्पशन हो गया, कितना यहाँ पे एक्सपेंडिचर हो रहा है, इस तरह के अलग अलग सर्वेज के रिजल्ट्स इनके द्वारा बताए जाते हैं। बट आप एक चीज इमेजिन करो, ऐसा भी तो हो सकता है ना सर, है तो ये सर्वे ही। अब सर्वे के लिए तो बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। कहने का मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर सैंपल चूज करना चाहिए। ठीक है, अगर सैंपल सही नहीं होगा तो गड़बड़ आ जाएगी डेटा के अंदर। प्रॉपर डिजाइन, सर्वे किस तरीके से करेंगे, क्या मेथोडोलॉजी होगी, और रिजल्ट को कैसे फाइनलाइज करेंगे, ये सारी चीजें भी तो इंपॉर्टेंट होती हैं। बिल्कुल। तो डेटा निकाल लेना ही काफी नहीं है, उनको देखना पड़ेगा कि उनमें कुछ क्वालिटी इश्यूज तो नहीं है। और अक्सर ना हमें देखने को मिलता है कई बार कुछ क्वालिटी इश्यूज आ जाते हैं। जैसे अगर मैं बताऊं, 2019 2018-19 के टाइम पे ऊपर हमारा जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और एम्प्लॉयमेंट की बात थी, उसको हमने कह दिया था कि नहीं, इस डेटा में कुछ क्वालिटी इश्यूज है तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ठीक है ना। तो इसके बाद क्या हुआ था ना, हमारी सरकार के द्वारा एक SCES बनाया गया था। सर ये क्या है SCES? दिस इज स्टैंडिंग कमेटी ऑन इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स। ये इसीलिए बनाया गया था कि इस तरह के कुछ इश्यूज आते हैं उनको हम रिव्यू कर पाए। बट फिर भी आज के टाइम पर भी अगर आप नोटिस करोगे तो अभी भी कुछ ना कुछ इश्यूज यहाँ पे देखने को मिलते हैं विद रिगार्ड्स टू डेटा क्वालिटी। इनफैक्ट ना, जो हमारी प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है, जिसके चेयरपर्सन हमें विवेक देबरॉय जी देखने को मिलते हैं, उन्होंने बहुत बार इसको क्रिटिसाइज किया है कि अच्छे से काम नहीं हो रहा। ठीक है ना कहीं हमें जो डेटा है उसको प्रॉपर कवरेज उसकी होनी चाहिए। ठीक है, इसी वजह से हमने इसको ओवरहॉल किया है पूरे सिस्टम को। और इस वजह से हम लेकर आए हैं SCOS। हम मतलब हमारी गवर्नमेंट। ठीक है, ये मत सोचना PW ओनली ऐसे लेके आया है। गवर्नमेंट लेकर आई है SCOS। दिस इज व्हाट, स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पर क्या होगा, ये जितने भी हमारे अलग अलग सर्वेज होते हैं उन सभी को देखा जाएगा, उन सभी का प्रॉपर रिव्यू किया जाएगा, कहाँ पर डेटा इश्यूज हैं कहाँ नहीं है। ये सारी चीजें इसके अंदर होंगी। तो आने वाले टाइम के अंदर ना फिर हमें इस तरह की डेटा क्वालिटी नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर आप खुद बताओ, अगर आपका जो आप डेटा निकाल के दे रहे हो, अगर वही गड़बड़ है तो ढंग की पॉलिसीज कहाँ से बनेंगी, है कि नहीं। तो इसलिए एक नया पैनल बना है ताकि जितना भी एनएसओ डेटा है हम उसको एक तरह से रिव्यू कर पाएं। और सिर्फ इकोनॉमिक डेटा सेट्स ही नहीं, आप बाकी पूरा डेटा भी, जो भी और चीजें हैं उनको भी यहाँ पे रिव्यू किया जाएगा। तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ये डेवलपमेंट है। उसके साथ ही थोड़ा अपने टेनिस के अंदर भी आप देख सकते हो। ठीक है ना, जो वर्ल्ड नंबर 2 है नोवाक जोकोविच, वो कल विंबलडन हार गए हैं। काफी रात तक मैच चला ये, और काफी इंटरेस्टिंग मैच भी था। और जो स्पेन के हैं एल्करास, इन्होंने यहाँ पे ये मैच जीता। तो काफी विंबलडन का ये फाइनल बहुत ही इंटरेस्टिंग था। आगे चलते हैं। ठीक है, डेट है आज की 17 जुलाई 2023, एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। देखो, एक इम्पॉइंट हमें चर्चा करनी है विद रिगार्ड्स टू टैग। टैग क्या है? ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। अभी क्या हुआ ना, इसकी एक मीटिंग हुई थी टैग की। ठीक है, वहां पर उड़ीसा के CM जी ने उन्होंने अनाउंस किया कि वो पैसे देंगे ताकि जो शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के बच्चे हैं वो अपने डिग्री कोर्सेज को कंप्लीट कर पाए, उनको आगे परस्यू कर पाए। तो थोड़ा आखिर इनको समझते हैं, आखिर ये टैग क्या है, ये शेड्यूल्स क्या हैं। आप देखो, जानते होंगे कि आज के टाइम के ऊपर ना हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें टोटल 12 शेड्यूल्स देखने को मिलेंगे। जब हमने संविधान बनाया उस टाइम 8 ही थे, उसके बाद 4 और ऐड किए थे, तो टोटल 12 हैं आज के टाइम के। ठीक है। अब इसके अंदर ना शेड्यूल्स के अंदर अलग अलग बातें करी गई हैं। ठीक है ना, जैसे आप हमने कई बार एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करी है, वो 10th शेड्यूल के अंदर देखने को मिलेगा। इस तरह डिफरेंट डिफरेंट शेड्यूल्स हमें देखने को मिलते हैं। अब इसमें ना दो शेड्यूल बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वो है शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6। यहाँ पर क्या होता है इन शेड्यूल्स के माध्यम से, जैसे हमारे, आप जानते होंगे हमारे शेड्यूल ट्राइब्स हैं। ठीक है ना, उनकी कैसे हम, उनके जो अलग अलग एरियाज में वो रहते हैं उनको हम कैसे कंट्रोल करें, कैसे मैनेज करें, क्योंकि आप नोटिस करोगे ना, इनका हमें कल्चर प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, एट द सेम टाइम कहीं ऐसा ना होना चाहिए कि बाहर के लोग यहाँ पर आके कुछ करने लग जाएं, एज इनकी कुछ ऐसी एक्टिविटीज करें जिसकी वजह से इनको हार्म हो। ठीक है ना, तो इस पर्टिकुलर एरियाज को ना बहुत ही ढंग से रेगुलेट किया जाना चाहिए, मतलब बहुत ही प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ। आई बात समझ में? इनके पास कुछ इनके जो ट्रेडिशनल राइट्स हैं जो ट्राइबल एरियाज के ट्राइबल के ऊपर, तो ट्राइबल्स के पास वो भी राइट्स रहने चाहिए। तो इस वजह से हमने ना शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 बनाया है। थोड़ा सा मैं इसके आप अंदर आपको फर्क बताने की कोशिश करता हूँ 5th और 6th के अंदर। देखो, जो हमारे कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम,
ये वाले एरियाज ना हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, 6 शेड्यूल के अंदर। इसके अलावा जो बाकी हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़ के बाकी की जो 10 स्टेट्स देखने को मिलती हैं वो हमें 5th शेड्यूल के अंतर्गत हमें देखने को मिल जाती हैं। अब ध्यान से समझना ये क्यों कर गया है, कहीं ना कहीं हम ट्राइबल ऑटोनॉमी को मेंटेन कर पाए, उनके जो लैंड के ऊपर राइट्स है ना वो हमें इंश्योर कर पाए कि हाँ जी भैया ये जमीन आपकी है, उनके जो राइट्स हैं वो उनको प्रॉपरली यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएं। अब होता क्या है, 5th शेड्यूल के अंतर्गत हमें एक टैग देखने को मिलता है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। ये क्या करती है, अरे भैया हमने बोल तो दिया कि इनको ट्राइबल हम ऑटोनॉमी दे रहे हैं, ट्राइबल लैंड राइट्स दे रहे हैं, ये सारी चीजें, पर कोई उनको प्रोटेक्ट भी तो करे, है कि नहीं। तो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल इन्हीं चीजों को कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि इन्हीं को इंश्योर करती है इस चीज को। ऑन द अदर हैंड हमारे पास 6th शेड्यूल के अंतर्गत आ जाती है एडीसी। एडीसी क्या है, ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ठीक है, ये बनाई जाती है, ठीक है ना, ताकि देखा जा पाए, ये प्रॉपरली अकॉर्डिंगली उन पर्टिकुलर चीज़ों को देखती है। थोड़ा सा आप ऐसा कह सकते हो कि 6th शेड्यूल के अंतर्गत जो पावर्स होती है ना वो थोड़ी ज़्यादा होती हैं, चाहे आप जुडिशियल पावर्स की बात कर लो, आप लेजिस्लेटिव पावर्स की बात कर लो, तो 6th शेड्यूल वाली जो चीज़ें होती हैं उनके पास थोड़ी पावर ज़्यादा होती है। और बात अगर करें हम टीएसी की, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की, जो कि आज हमें पढ़नी है, जिसकी अभी मीटिंग हुई थी, तो यहाँ पर क्या होता है ना, हमें टोटल 20 मेंबर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है सर, अब 20 मेंबर में से क्या होता है, मतलब मैक्सिमम 20 मेंबर्स होते हैं, इनमें से जो 3/4 होंगे वो कौन होंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स के इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ये बात आपको बड़े ही ध्यान से देखनी है, कितने मेंबर्स होते हैं और उनमें से कितने कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं फ्रॉम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ये बात आपको बहुत क्लियर होनी ही होनी चाहिए, ठीक है ना। यही सारी बातें मैं यहाँ पर भी लिखी हुई हैं, किट शेल कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 20 मेंबर्स, जिसमें से 3/4 हमारे शेड्यूल ट्राइब के रिप्रेजेंटेटिव होंगे इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है ना। बाकी चीजें भी आप पढ़ सकते हो। बाकी मैंने जैसा बताया ये 10 स्टेट्स में आज के टाइम पे आपको देखने को मिलेगी। ध्यान रखना, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम इसके अंदर नहीं इंक्लूड होते, वो होते हमारे 6th शेड्यूल के अंदर, ठीक है। बाकी आप आपसे कोई पूछे कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बहुत ही इजी आंसर है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अभी तो बताया ना 5th और 6th शेड्यूल के अंदर आता है, 5th के अंदर आपकी टैग आ गया, तो टैग डेफिनेटली आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। हर स्टेट के अंदर इसको मतलब ऐसा लिखा गया है कि टैग को हम उस हर स्टेट के अंदर बना सकते हैं जहां पर हमें शेड्यूल एरियाज देखने को मिले, या फिर अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि किसी जगह में शेड्यूल ट्राइब्स रहती हैं पर वहां पे हमने अभी तक शेड्यूल एरियाज नहीं बना रखे, तो वहां पर भी बनाई जा सकती है। तो यहाँ रोल किसका आया, प्रेसिडेंट साहब का, ये बात आपको भूलनी नहीं है। कल को यहाँ पे यूपीएससी लिख देगा कि गवर्नर साहब बनाएंगे, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे विद रिगार्ड्स टू टैक्स जो हमें पता होने चाहिए। एक यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, ठीक है। इनफैक्ट ना ये क्वेश्चन ना पिछले 10 साल में लगभग 3 बार सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, और 10 साल में 3 बार आपको ये सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत स्टेटमेंट ऊपर नीचे कर देते हैं। तो यहाँ पर यही है 5th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत क्या चीज है, बताओ मुझे नीचे कमेंट्स के अंदर, ठीक है ना। काफी इजी क्वेश्चन है यूपीएससी का। आगे चलते हैं, ट्रेंड्स इन डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन। अब ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग मुद्दा है। देखो हम ना काफी टाइम से बोलते जा रहे हैं कि सर टमाटर के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बहुत बढ़ रही है, ठीक है ना। पर जो डब्ल्यूपीआई का ट्रेंड आया है उसके हिसाब से पता क्या है, उसके हिसाब से हम नेगेटिव में चल रहे हैं। नेगेटिव में चल रहे हैं सर, ये क्या मतलब, हमारा इस बार का जो आंकड़ा आया है ना इट इज 4.12, एक्चुअली माइनस यहाँ रह गया, ये -4.12 है। तो सर हमारे यहाँ पे होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन जो होता है वो कम हो रही है, मतलब नेगेटिव में जा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर आप झूठ बोल रहे हो, एक साइड आप कह रहे हो कि टमाटर के दाम बढ़ रहे हैं, उस साइड आप कह रहे हो कि डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन नेगेटिव में जा रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। देखो ऐसा इसलिए हो रहा है कि 2-3 कारण मैं आपको समझाता हूँ। आप लोग जानते होंगे, एक तो जैसे ना कि हमारा जो होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन होता है वो डिफरेंट होता है फ्रॉम द रिटेल प्राइस इन्फ्लेशन। होलसेल के अंदर हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं उन चीज़ों की बात करते हैं जो बल्क में खरीदी जाती हैं, बेसिकली बल्क में बेची जाती हैं, तो वो होलसेल लेवल पे होगा। रिटेल जो कहीं ना कहीं हम कस्टमर लेवल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आज हम बात किस कर रहे हैं, होलसेल की। तो होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन के अंदर पता क्या होता है, डब्ल्यूपीआई के अंदर यहाँ पर अलग अलग हमें चीजें देखने को मिलती हैं, अलग अलग गुड्स देखने को मिलती हैं, उनका वेटेज अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो अभी क्या हुआ है ना, मिनरल ऑयल्स के प्राइस में कमी आई है, आपके जो बेसिक मेटल्स हो गया उनमें कमी आई है, आपका जो क्रूड पेट्रोलियम हो गया उसमें कमी आई है, आपका जो नेचुरल गैस हो गया उसमें कमी आई है, टेक्सटाइल्स में कमी आई है, एंड साथ ही साथ कुछ फूड प्रोडक्ट्स में भी कमी आई है। इन सभी कारणों की वजह से होलसेल प्राइस इंडेक्स नीचे गया है। प्लस साथ में ही आप लोग जानते होंगे बेस इफेक्ट के बारे में। बेस
का मैंने आपको कई बार पहले भी बताया था। अगर मान लो आपका जो बेस होता है वो हाई होता है, ठीक है ना? अगर मान लो जिसके एक एग्जांपल मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, अगर मान लो आप इस तरह से मूव कर रहे हो ए बी सी, अगर मान लो आपका कोई बेस यहाँ पे बहुत बड़ा है, ठीक है ना? तो अगले साल अगर आप चीज़ों को काउंट करोगे, कैलकुलेट करोगे अगले साल, तो आपको लगेगा यार मैंने तो बहुत कम परफॉर्म किया। जैसे फॉर एग्जांपल आपने स्कोर, आपके पिछले टेस्ट में स्कोर आए थे 100 में से 90, इस टेस्ट में आपके स्कोर आए 100 में से 80, तो आपको लगेगा कि यार मैं शायद ना काफ़ी खराब परफॉर्म कर रहा हूँ। अगर आप इसके कंपैरिजन में देखोगे, आप तो बोलोगे ना मेरी सर 11% की, आप नेगेटिव टेरिटरी में चले गए हो, -11% की परफॉर्मेंस है एज कम्पेयर टू प्रीवियस टेस्ट। पर आप ये भी तो नोटिस करो, ये टेस्ट आपने बहुत अच्छा फोड़ दिया था, उस वजह से यहाँ पे -11% आया है। तो यहाँ पर भी यही चीज हुई है। एक्चुअल में क्या है, पिछले साल का अगर आप होलसेल प्राइस इंडेक्स देखोगे, आप बेसिस को देखोगे, तो हाई बेस हमें देखने को मिला था, उस वजह से भी ये नेगेटिव में इसलिए भी आया है। आई बात समझ में? तो इस तरह से आप इसको जस्टिफाई कर पाओगे कि हाँ होलसेल प्राइस इंडेक्स एक नेगेटिव टेरिटरी में देखने को मिलता है। तो सर जो हमारा एक, चलो डब्ल्यूपीए तो हमें समझ आ गया, इसके बाद वाला जो आता है एक सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो वो भी नेगेटिव में है क्या? नहीं नहीं, वो पॉजिटिव में ही है, वो अभी 4.81 चल रहा है। हम देखते हैं ना कि हमें ये जो नंबर होना चाहिए सीपीआई का, ये 4 ± 2% होना चाहिए, यानी कि 2 से 6% के बीच में होना चाहिए। तो वो नंबर है हमारा 4 ± 2% के बीच में। ठीक है, तो सीपीआई नंबर कितना है? 4.81%, और जो हमारा डब्ल्यूपीआई है वो -4.12%। अब आप एक बात सोच रहे होंगे, सर आप एक बात बताओ, जैसे मान लो किसी ने कोई चीज़ प्रोड्यूस करी, मैन्युफैक्चर करी, कहीं ना कहीं बाद में वो होलसेल लेवल पे बिकी, बाद में जाके कहीं ना कहीं वो अपने कस्टमर के पास आई, है कि नहीं? तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई चीज़ होलसेल लेवल के ऊपर उसके नंबर्स नेगेटिव आ रहे हैं, और यहाँ पर सीपीआई लेवल के ऊपर हमें वो चीज़ पॉजिटिव में दिख रही है? क्योंकि यहाँ पर क्या देखा था, 4.12% माइनस में, और यहाँ पे 4.81%, इतना फर्क कैसे हो सकता है? देखो पहली बात तो समझो, सीपीआई के अंदर हमारी गुड्स भी होती हैं और सर्विसेज भी होती हैं, वेरस डब्ल्यूपीआई के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम गुड्स को कैलकुलेट करते हैं। तो पहला फर्क तो यही आ गया। ऊपर से कुछ चीजों का जो वेट होता है ना, उसकी इंपॉर्टेंस डब्ल्यूपीआई में कम है और सीपीआई में ज्यादा है। जैसा आपका खाना, आपकी फूड की जो इंपॉर्टेंस है ना, वो सीपीआई में ज्यादा है और डब्ल्यूपीआई में कम है। इसी तरह से कुछ और चीजें होती हैं जिनकी डब्ल्यूपीआई में इंपॉर्टेंस ज्यादा है और सीपीआई में कम है, तो वाइस वर्सा चीजें हो जाती हैं। इसके अलावा एक और चीज नोटिस करो, होता पता क्या है, अगर मान लो जैसे हमारा आरबीआई है, ठीक है, इसने रेपो रेट को बढ़ाया, जैसे ही रेपो रेट बढ़ती है ना, तो ऐसा नहीं कि उसके साथ ही अचानक ही सीपीआई नीचे आ जाएगा, नहीं। आप देखो ना, रेपो रेट का इम्पैक्ट सीपीआई के ऊपर पड़ने के अंदर ना कुछ महीनों का गैप आता है, बट डब्ल्यूपीआई ना बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। तो अगर आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया, क्यों बढ़ाया? कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो डब्ल्यूपीआई तो बड़ी तेजी से नीचे गिर गया, पर सीपीआई धीरे धीरे गिरेगा। इस वजह से फर्क देखने को मिलता है कि डब्ल्यूपीआई आज भी हमारा -4.12% है, मेरा सीपीआई आज भी 4.81% है। तो इतना फर्क इन सभी कारणों की वजह से आ रहा है। आई होप आप ये चीजें समझ गए होंगे। थोड़ा टेक्निकल मुद्दा था, बट आई एम श्योर कि अगर आप थोड़ा भी इकोनॉमिक को ना मेरी फॉलो करते हो, जैसे इकोनॉमी दिस वीक हो गया, तो कहीं ना कहीं मैं इस तरह के मुद्दे बताता रहता हूँ, ठीक है ना? तो उसको भी आप फॉलो किया करो, ठीक है? आई बात समझ में? तो इस तरह से ये ट्रेंड आज के टाइम पर इस तरह से ये मूव हो रहा है। बाकी आप समझ ही गए होंगे कि डब्ल्यूपीआई के अंदर सिर्फ गुड्स देखी जाती हैं, बल्क लेवल के ऊपर जो हो गया, होलसेल हो गया, वो सारी चीजें। इसको ध्यान रखना, इसको एनएसओ नहीं निकालता। कौन निकालता है इसको? डब्ल्यूपीआई को। ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट है, डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। उसके अंदर एक ऑफिस है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ये यहाँ पे इस डब्ल्यूपीआई को पब्लिश करता है। बेस ईयर क्या हो गया इसका? 2011-12। इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल 697 आइटम्स हैं। अब मैं जो बता रहा था ना, आप देखना सीपीआई के अंदर जो आइटम्स होंगी वो काफी अलग होंगी, उनका वेटेज अलग होगा, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को बहुत वेटेज दिया जाता है, 64.23। प्राइमरी आर्टिकल्स का वेटेज कितना है? 22.62। फ्यूल एंड पावर का 13.15। तो ये इस तरह से 3 कैटेगरीज के अंदर ये डिवाइडेड है। आई होप आप डब्ल्यूपीआई सीपीआई दोनों अच्छे से समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। देखो नाम से ही ना चीजें क्लियर होनी चाहिए। बात किसकी हो रही है? ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट की। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की यहाँ पे बात हो रही है, इतना तो आप समझ गए होंगे, ठीक है? ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं हमारे जो रीजन की, वो रीजन कौन सा है? हमारा नॉर्थ ईस्टर्न हमें रीजन यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है? तो पहली बात तो आप समझो कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो ध्यान रखना मिनिस्ट्री के बारे में, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो पूरी हम चाहते हैं कि पूरी एंड टू एंड हमारी ऑर्गेनिक वैल्यू चेन बने
इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर। सर कौन सी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट? देखो सेवन सिस्टर्स तो आप जानती होंगे, प्लस साथ में सिक्किम ऐड कर दो, तो जो 8 स्टेट्स हैं यहाँ पे हमारी नॉर्थ ईस्ट के अंदर, उन सभी के अंदर हम इस पर्टिकुलर मिशन को रन कर रहे हैं। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। अब पूरा का पूरा पैसा आपका जो होगा वो आपका हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ही देगी, ठीक है ना। एक तरह की सब मिशन है अंडर नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ध्यान रखना क्या क्या सिग्निफिकेंस है इस पर्टिकुलर मिशन के अंतर्गत, मतलब 1.73 लाख हेक्टेयर एरिया जो था ना, हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर लेकर आए हैं, जिससे लगभग 1.9 लाख फार्मर्स को यहाँ पर बेनिफिट हुआ है, ठीक है ना। नेशनल लेवल के ऊपर आप इम्प्लीमेंटेशन देखोगे तो यहाँ पर आपको एडवाइजरी कमेटी देखने को मिल जाएगी, एग्जीक्यूटिव कमेटी हो गया, नेशनल मिशन मॉनिटरिंग कमेटी हो गया। उसी तरह से स्टेट लेवल के ऊपर हमारे पास स्टेट लेवल एग्जीक्यूटिव कमेटीज हैं जो कि इस पर्टिकुलर मिशन को यहाँ पे रन करती हैं। थोड़ा सा सर एनएमएसए के बारे में भी बता दीजिए, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये दरअसल में ना एनएमएसए का ही एक सब मिशन है, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। अब इसमें क्या होता है, इसमें ना देखो हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर ये सारी चीजें आ जाएंगी। हम पानी को जो यूज करते हैं कुछ कैसे उसको एफिशिएंटली यूज करें। देखो आप खुद सोचो, कई बार आपने देखा होगा ना कि हम ना अपनी जो खेत होता है उसका पूरा पानी से भर देते हैं, पर एक्चुअल में अगर आप नोटिस करो जो पानी चाहिए वो तो एक्चुअल में जो पौधे की जड़ को ही चाहिए, ठीक है ना, जो उसकी रूट होती है वही चाहिए। तो अगर कहीं ना कहीं कितना पानी हम डाल रहे हैं और कितना एफिशिएंटली यूज हुआ रहा है उसकी ग्रोथ के लिए, वही होता है वाटर यूज एफिशिएंसी। उसके अलावा रेन फेड एरिया डेवलपमेंट। रेन फेड का मतलब क्या होता है? रेन फेड का मतलब होता है कि वो वाला एरिया जहां पर ना इरिगेशन अच्छा नहीं है, वो बारिश के पानी के ऊपर डिपेंडेंट है, उसको बोलते हैं रेन फेड एरिया। अब रेन फेड एरियाज के अंदर हम क्या मेजर्स लेके आ सकते हैं कहीं ना कहीं वहां पर प्रोडक्टिविटी बढ़े, तो उसके अलग अलग तरीके बताए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कई बार बात करी जाती है कि हम अपनी जो क्रॉप सिलेक्शन है वो ढंग से करें, वहां पर इस तरह की क्रॉप्स लगाएं जो जिनको बारिश के पानी के ऊपर ही वो निर्भर रह के अपने आप को ग्रो कर लेंगी। डाइवर्सिफिकेशन करी जा सकती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम यहाँ पे क्रॉप्स लगा सकते हैं। ड्रॉट जो टॉलरेंट क्रॉप्स होती हैं कि कल को वहां पे सूखा पड़ जाए तो वो भी क्रॉप वहां पे सस्टेन कर पाए। कई बार बात करी जाती है वाटर शेड मैनेजमेंट की। इसके अंतर्गत क्या होता है कि आपके अलग अलग एरिया से जो भी पानी आ रहा है उसको हम इकट्ठा करते हैं, ठीक है, कम्युनिटी का यहाँ पे पार्टिसिपेशन होता है, पूरे वाटर शेड को यहाँ पे मैनेज किया जाता है। बाकी साथ में आप नोटिस करो मार्केट लिंकेजेस को हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हमारे जो फार्मर सपोर्ट है, जो एक्सटेंडेड सर्विसेज है, हमारी नई टेक्नोलॉजी हो गया, उसके माध्यम से कहीं ना कहीं हम किसान तक बेहतर पहुंच सकते हैं। जो हमारी फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं वो क्लाइमेट स्मार्ट होनी चाहिए, उनका क्लाइमेट के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होना चाहिए, और क्लाइमेट जैसे जैसे चेंज हो रहा है उसके साथ हमारी अडॉप्टेड टेक्निक्स होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर आ जाती हैं। सॉइल हेल्थ को मैनेज करना, ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट, ठीक है ना, क्लाइमेट चेंज को कैसे टैकल करें, ये सारी बातें आपके नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर इंक्लूडेड हैं। आगे चलते हैं, कम्युनिकेशन ब्लैकआउट इन सूडान। देखो जो लोग लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हैं उनको ये बात पहले से ही पता थी, पर काफी सारे नए लोग जुड़े हैं तो मैं थोड़ा बता देता हूँ। आप सूडान की ना ये लोकेशन देखते हैं, ठीक है ना, पर उससे पहले मैं बताता हूँ कि सूडान के अंदर ना काफी लंबे टाइम से थोड़ी गड़बड़ चल रही है। 2021 में ना हमें कूद होता हुआ यहाँ पे देखने को मिला। इनफैक्ट अगर आपने इस बार का प्रीलिम्स का पेपर दिया है 2023 का, उसमें भी ये सेम चीज पूछी गई थी कहाँ पे कू हुआ था, तो सूडान उसका आंसर था। तो 2021 में हमें एक कू देखने को मिला। उसके बाद ना सूडान में क्या हुआ, एक पावर स्ट्रगल हमें देखने को मिली। सर कैसी पावर स्ट्रगल? देखो एक्चुअल में ना एक है सूडान की जो मिलिट्री है, उसका नाम है SAF, सूडानीज आर्मीज फोर्स, सूडानीज आर्म्ड फोर्स सॉरी, और एक है आपकी RSF क्या है? रैपिड सपोर्ट फोर्स। ये एक तरह की वहां की पैरामिलिट्री है, ठीक है ना। अब इन दोनों में ही ना आपस में थोड़ा मतभेद हो गया, और मतभेद के चलते हुए वहां पे पावर स्ट्रगल इनके बीच में इमर्ज होगी, एंड अकॉर्डिंगली फिर वहां पे बहुत सारे लोगों को मारा जाने लगा। ये सारी चीजें हमें देखने को मिली, और अभी रिसेंटली क्या हुआ है वहां पे ब्लैकआउट, कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हमें यहाँ पे देखने को मिला है। आई बात समझ में? तो ये चीज थी थोड़ी सी स्टोरी। बाकी अब थोड़े ना सूडान की हम लोकेशन समझ लेते हैं। अब अफ्रीका के अंदर ना ये देखो, ये है आपका सूडान, ठीक है ना। यहाँ पर आपको जिसकी जो कैपिटल सिटी है खार्तूम, ये ध्यान से पता होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाती है। उसके अलावा अगर आप नोटिस करो कि अलग अलग जो आप थोड़ा इसके अंदर चलते हैं, अलग अलग जो इसके कंट्रीज जो बॉर्डर करती हैं, तो आप नोटिस करना, पहली बात तो नोटिस करो यहाँ पे आपको रेड सी आपके ईस्टर्न साइड में देखने को मिल जाएगा। साथ में ही नॉर्थ की तरफ आपको इजिप्ट देखने को मिल जाएगा। फिर आपको लीबिया भी है नॉर्थ वेस्ट की तरफ। आपको चैड देखने को मिल जाएगा वेस्टर्न साइड के अंदर, ठीक है ना। ये हो गया आपका सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, आपको साउथ वेस्ट की तरफ देखने को मिलेगा। साउथ सूडान ये अभी
थोड़े टाइम पहले ही कंट्री बनी, आई थिंक 10-12 साल ही हुए हैं, ठीक है। सूडान और साउथ सूडान यहाँ पे डिवाइड हो गए थे, तो साउथ सूडान सदर्न साइड की तरफ देखने को मिल जाएगी, इथियोपिया आपको देखने को मिल जाएगा साउथ ईस्ट की तरफ, और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इरिट्रिया। ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेड सी को बिल्कुल भी आपने नहीं भूलना है। हमने भी ना, इंडिया ने भी जब अपने लोगों को वहां से निकाला था, तो बहुत सारे हम देख रहे थे कि कहाँ से हम जाएं, ठीक है, कहाँ पे रेड सी कहाँ पे है, तो ये सारी चीज़ें तब भी यहाँ पे डिस्कशन हुई थी। एक और बात आपको जो समझनी है वो है रिगार्डिंग नाइल रिवर। ये देखो, ये जो मैं रेड और ब्लू से मार्क कर रहा हूँ ना, ये वाली जो चल रही है, ये है आपकी ब्लू नाइल रिवर। ध्यान से देखना इसको, ठीक है। ये थी क्या, आपकी ब्लू नाइल रिवर, ठीक है। उसी तरह से एक यहाँ से आपको व्हाइट नाइल देखने को मिलती है, ये वाली, ठीक है ना, ये है आपकी व्हाइट नाइल। यहाँ पर ना सूडान के अंदर जो खार्तूम है, ठीक है, वहां पर जाके ये मिल जाती है आपकी ब्लू नाइल रिवर और आपकी जो व्हाइट नाइल होती है। तो इस वजह से भी ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। एक ना यहाँ पे डार्फर रीजन है, ठीक है, दारफुर भी बोलते हैं कुछ लोग। ये दरअसल में सूडान का ही ना, ये वेस्टर्न वाला जो एरिया है, इसी को बोलते हैं डार्फुर रीजन, ठीक है ना। तो ध्यान में रखना इस पर्टिकुलर रीजन को भी, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो स्टोरी भी बता दी मैंने आपको, साथ साथ लोकेशन भी बता दी। आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा, राइट। इसी के बेसिस के ऊपर ये मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक बार ट्राई करना इसको। एक मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको पहले दिया विद रिगार्ड्स टू फिफ्थ शेड्यूल वाला, ठीक है, उसको भी मुझे आप नीचे कमेंट्स में बताना उसका आंसर क्या होगा, और साथ साथ इन तीनों का आंसर भी। सैटरडे को जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उनको मैं क्विकली एक बार आंसर बताता हूँ। पहला है आपका अस्पार्टेम, क्या ये फूड एंड बेवरेज प्रोडक्ट्स के अंदर यूज किया जाता है? द आंसर इज बिल्कुल करेक्ट। हमने देखा था ना कैसे ये आर्टिफिशियल स्वीटनर की तरह काम करता है। फिर इराक के अंदर बात कर रहा है कि टिग्रिस और यूफ्रेट्स दो मेजर रिवर फ्लो करती हैं, बिल्कुल ठीक है। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में भी हमने थोड़ा चर्चा करी थी, तो डेफिनेटली ये बात भी यहाँ पे करेक्ट है। ये तो मैंने उस दिन ही आंसर बता दिया था चंद्रयान 3 का। अगर सॉफ्ट लैंडिंग होती है तो क्या इंडिया दूसरी कंट्री बनेगा? आंसर इज फॉल्स, इंडिया चौथी ऐसी कंट्री बन जाएगा। और आप सभी ने सही आंसर भी बताया था कि हाँ जी सर, आपका यूएस हो गया, आपका रशिया हो गया और आपका चाइना, ये तीनों कंट्रीज ऑलरेडी अचीव कर चुकी हैं सॉफ्ट लैंडिंग। इंडिया तो चौथी कंट्री बन सकता है। उसी तरह से डैक की बात करें, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, क्या प्रधानमंत्री जी इसके चेयरपर्सन होते हैं? आंसर इज अगेन फॉल्स। यहाँ पर हमारे डिफेंस मिनिस्टर यहाँ पे इसके चेयरमैन हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज का डिस्कशन। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल PW ओनली एस ऑफिशियल पे जाके इस लेक्चर की पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को आप भी बेहतर बना सकते हो। तो आई होप आप सभी को आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।